कहा जा रहा है कि भारत सरकार जल्द एक कानून लाने वाली है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिसके तहत वक्फ बोर्ड एक्ट को बदल दिया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा है कि अब महिलाएं भी बोर्ड में शामिल की जाएंगी और वक्फ संपत्तियों का जिला प्रशासन के यहाँ पंजीयन अनिवार्य किया जाएगा। अदालतों को यह हक दिया जाएगा कि वो तय कर सकें कि अमुक संपत्ति वक्फ है या नहीं। वक्फ और वक्फ संपत्तियों को लेकर हिंदुस्तान में गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है। आपको वो विवाद भी याद होगा जब ये बहस चल पड़ी थी कि ताजमहल वक्फ संपत्ति है या नहीं। यदा कदा किसी मुस्लिम धर्मस्थल से जुड़े विवादों में भी सबसे पहले यही तय किया जाता है कि अमुक इमारत वक्फ की है या नहीं। और अब तो वक्फ बोर्ड एक्ट में ही बदलाव की बात चल पड़ी है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने वक्फ सुना तो है, लेकिन जानते नहीं है कि वक्फ होता क्या है, किसी मस्जिद या दूसरे धर्मस्थल के वक्फ होने का मतलब क्या है, और क्या वक्फ बोर्ड में तब्दीली का असर मुस्लिम धर्मस्थलों के स्टेटस पर पड़ सकता है। चूंकि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी वक्फ बोर्ड ही है, सबसे ज्यादा जमीनें उन्हीं के पास हैं, तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। वक्फ जो है वो अरबी भाषा के वकुफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। इसी से वक्फ बना। वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरह का दान है। देने वाला चल या अचल संपत्ति, दोनों तरह की संपत्ति दान कर सकता है। यानी एक साइकिल से लेकर एक बहुमंजिला इमारत, कुछ भी वक्फ हो सकता है, बशर्ते वो जन कल्याण के मकसद से दान किया गया हो। ऐसे दानदाता को कहा जाता है वाकिफ। वाकिफ ये तय करता है कि जो दान दिया गया है, मिसाल के लिए इमारत, उसका या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। उदाहरण के लिए कोई वाकिफ ये कह सकता है, ये शर्त रख सकता है कि अमुक वक्फ से होने वाली कमाई गरीबों पर ही खर्च हो। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग बनाया गया था, जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले एक उदाहरणों में से एक है। अरबी भाषा और संस्कृति की पढ़ाई के लिए सबसे उम्दा मानी जाती है मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित अल अजहर यूनिवर्सिटी। ये 10वीं सदी में बनी थी और ये भी एक वक्फ है। भारत में इस्लाम की आमद के साथ यहाँ भी वक्फ के उदाहरण मिलने लगे। दिल्ली सल्तनत के वक्त से वक्फ संपत्तियों का लिखित जिक्र मिलने लगता है। उस जमाने में क्योंकि ज़्यादातर संपत्ति बादशाह के पास ही होती थी, इसलिए प्रायः वही वाकिफ होते थे और वक्फ कायम करते थे। जैसे कई बादशाहों ने मस्जिदें बनवाई, वो सारी वक्फ हुई और उनके प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर इंतजामिया कमेटी बनती रही। 1947 में आज़ादी के बाद पूरे देश में पसरी वक्फ संपत्तियों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात हुई। इसी तरह साल 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया। इसी के नतीजे में वक्फ बोर्ड बना। ये एक ट्रस्ट था जिसमें बहुत सारी वक्फ संपत्तियां आ गई। 1955 में यानी कानून लागू होने के अगले साल इस कानून में संशोधन कर राज्यों के लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया कि हर राज्य में बनाए जाएं। इसके बाद साल 1995 में नया वक्फ बोर्ड आया और 2013 में इसमें संशोधन किए गए इस एक्ट में। फिलहाल जो व्यवस्था है वो इन्हीं कानूनों और संशोधनों के तहत चल रही है। इस सिस्टम को हम डिटेल में समझते हैं। आइए। प्रायः मुस्लिम धर्मस्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत ही आते हैं, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इस दरगाह के प्रबंधन के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 बना हुआ है। बाकी वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कुछ इस तरह से होता है। वक्फ संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। ये भारत सरकार को वक्फ से जुड़े मुद्दों पर सलाह देती है। राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड्स को नोटिफाई करती हैं। इसमें 2 तरह के बोर्ड्स बनाने का अधिकार दिया गया है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड और एक दूसरा जो है वो शिया वक्फ बोर्ड है। आदर्श स्थिति में वक्फ बोर्ड की संरचना कुछ ऐसी होती है। एक चेयरमैन होते हैं उसमें, इसके अलावा 2 मेंबर राज्य सरकार नियुक्त करती है, जिसमें आमतौर पर एक मुस्लिम विधायक और एक मुस्लिम सांसद। इसके अलावा मुस्लिम टाउन प्लानर, एक मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम बुद्धिजीवी भी शामिल होते हैं। बोर्ड में सर्वे कमिश्नर भी होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। सभी मेंबर्स का टेन्योर 5 साल का होता है वक्फ बोर्ड के। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से एक मुस्लिम IAS अधिकारी को भी बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है। ये बोर्ड CEO यानी बोर्ड का CEO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये बोर्ड के फैसलों को इंप्लीमेंट करता है और बोर्ड के अधीन आने वाली प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन भी करता है। कानून ये कहता है कि अधिकारी न्यूनतम डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का IAS अधिकारी होना चाहिए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड एक्ट के जरिए वक्फ से जुड़े मामलों के लिए कोर्ट भी बनवाया गया है। इसे वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल कहते हैं। इसमें वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े मसलों पर सुनवाई की जाती है। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड की मूल जिम्मेदारियां क्या हैं, काम क्या है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारियां हैं
कि वक्फ के जरिए आए दान से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कब्रिस्तान, मस्जिद और शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं। वक्फ के जरिए हुई आमदनी का सोर्स, कुल आमदनी और उससे किन लोगों का भला किया गया उसका लेखा जोखा रखना, ये भी जिम्मेदारी है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नियमों का पालन करना। ये कुछ बेसिक बातें हुई। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड एक्ट और उससे जुड़े कुछ विवादित क्लॉज क्या हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के सेक्शन 40 के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का हक है तो वक्फ बोर्ड स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकता है और वक्फ बोर्ड खुद संपत्ति की इंक्वायरी करता है और इस पर फैसला सुनाता है। अगर किसी को वक्फ बोर्ड के फैसले से दिक्कत हो तो वो वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में आवेदन दे सकता है, जिसका जिक्र हमने अभी पहले किया। लेकिन ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल होगा, माने उस फैसले के खिलाफ अपील करने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा जटिल है। आप हाईकोर्ट जा तो सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन एक जटिल कानूनी प्रक्रिया के बाद ही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वक्फ बोर्ड एक्ट में केंद्र सरकार करीब 40 संशोधन करना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर जोर होगा और साथ ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़ी ताकत पर भी कंट्रोल करने की बात है। सबसे ज्यादा विवाद इसी बात को लेकर है क्योंकि जैसा हमने पहले बताया, वक्फ बोर्ड चाहे सालाना 200 करोड़ ही कमाता हो, लेकिन उसके पास पूरे देश में अकूत संपत्तियां हैं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,72,292 संपत्तियां हैं, ये गिनती है उनकी, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन में फैली हैं। इनमें से कई इमारतें भारत के लिए सांस्कृतिक धरोहर की तरह हैं। कुछ वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद भी चले आ रहे हैं, बवाल चले आ रहे हैं। ऐसे में सरकार वक्फ बोर्ड में जो भी बदलाव करेगी उसे बहुत बारीक नजर से देखा जाएगा। क्या वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण बढ़ाना जरूरी है? अगर हाँ, तो किन प्रावधानों में जरूरत है और सरकार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे हमने समझा एक्सपर्ट से। देखिए, एक दो चीजें हैं जो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं और उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। उसमें मुझे भी लगता है कि वो बदलाव आने चाहिए। सबसे पहला जो सेक्शन 40 है एक्ट का, वो बोर्ड को पावर देता है कि अगर उनके पास रीजंस टू बिलीव हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वो उसमें खुद से एक इंस्पेक्शन या इंक्वायरी इनिशिएट करके और उसको कह सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है। अब अगर जो जो करंटली जो उसको अपनी ओनरशिप क्लेम कर रहा है, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ट्राइब्यूनल जाए। तो इसमें दो प्रॉब्लम हो जाती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि मान लिया अगर किसी जो है एक जो जनरल आदमी की प्रॉपर्टी है, उसके पास सिविल जो है टाइटल लड़ने के लिए जितनी पावर्स और जितना जो स्ट्रॉन्ग वक्फ बोर्ड है, उतने रिसोर्सेज मुझे लगता नहीं आज की डेट में अवेलेबल हो पाते हैं। दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है उस पर कि वो प्रूव करे कि ये जो है उसकी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि सेक्शन 14 जो एक्ट का है वो बोर्ड के कॉम्पोजिशन की बात करता है। वो कॉम्पोजिशन को उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ऐसी मांग काफी सेक्शंस ऑफ मुस्लिम से आती रही है, जिसमें सिया एक सेक्ट है, बोहरा एक सेक्ट है और मुस्लिम जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो तो बोर्ड में होना ही चाहिए। इसमें अभी हम 21वीं सदी हैं, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ जो है ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इसको डोमिनेट करते हैं और उसकी वजह से उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता। अब ध्यान क्या रखना चाहिए, ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि वक्फ का जब जब वक्फ को जो बनाया गया, उस समय मेन एंगल ये था कि इसका ऑटोनॉमी जो है फंक्शनिंग में वो मेंटेन रहना चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार को भी उस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से वो दोनों चीजों को बैलेंस करे। दूसरा ये है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ में सरकार को कंसल्टेशन प्रॉपर करना चाहिए। मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी जिसमें उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन किया है। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि कितनों के साथ किया है, कितनों के साथ नहीं किया है। आपने एक्सपर्ट से जाना कि वक्फ बोर्ड में किन बदलावों की जरूरत है। आगे इस मुद्दे पर जो भी होगा उसे लेकर के हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। बहरहाल इतना ही, ये रिसर्च की हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।